नमस्कार, द वायर के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली के छात्र एक बार फिर सड़क पर हैं। मामला जेएनयू का नहीं है, पर जेएनयू से जुड़ा हुआ है। दरअसल रामजस कॉलेज में मंगलवार को विरोध की संस्कृति नामक साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए जेएनयू के शोध छात्र उमर खालिद को बुलाया गया था। लेकिन यह सम्मेलन हो ना सका क्योंकि उमर खालिद वहाँ पर आए हुए थे। बाद में इसके चलते बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार लगातार ये बहस चल रही है। छात्र सड़कों पे आ रहे हैं और लगातार इनकी ये कोशिश जारी है कि इस मामले को समझा जाए, इसको सुलझाया जाए, लेकिन अभी तक सुलझ नहीं पाया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जेएनयू के शोध छात्र उमर खालिद हैं और डीयू के विक्रम आदित्य सहाय उस कार्यक्रम में मौजूद थे। हम उनसे जानते हैं कि हुआ क्या था वहाँ पे दरअसल। तो प्रोग्राम शुरू तो बाकायदा वक्त से हुआ था। 9:30 बजे हमारा सेशन था, जो हमने बाकायदा वक्त से चला और इनफैक्ट खींची गया। अगले सेशन 11 बजे के करीब, जो अगला सेशन था उसमें डिस्कशन कास्ट पे हो रही थी और वो 11 बजे शुरू हुआ। तो तब जो चाय का ब्रेक था उसमें विनीता और मुकुल जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि बाहर कुछ बच्चे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और ये कोई आम बच्चे नहीं थे, ये एबीवीपी के कार्यकर्ता थे जो बाहर इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा है कि हम उमर खालिद को अंदर नहीं घुसने देंगे कॉलेज के। तो उन्होंने बताया कि फिर उसके इसी को सुन के वो प्रिंसिपल के पास गए, क्योंकि प्रिंसिपल ने पूरा प्रोग्राम के लिए परमिशन दी थी। तो प्रिंसिपल के पास जब वो गए तो प्रिंसिपल ने और इस बीच में कॉन्फ्रंटेशन के बीच में पता चला कि पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ये कहते हुए कि आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब मतलब आज तक हमें कभी किसी सेमिनार के लिए पुलिस की परमिशन नहीं लेनी पड़ी थी और आज तक कभी ये नहीं बताना पड़ा था कि आप शायद एक इमरजेंसी सर्विस है, तो अगर इमरजेंसी में भी अगर हम आपको बुलाएं तो आप मना नहीं कर सकते। पर पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिया कि हम नहीं बुलाएंगे। तो इसके चलते हुए रामजस के प्रिंसिपल या उस समय जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि हम उमर की आने की परमिशन विड्रॉ करते हैं। तो ये सुन के ऑफ कोर्स बच्चे, और क्योंकि ये ऑर्गेनाइज बच्चों ने भी किया था, बाकायदा एक टीम ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स से, वो काफ़ी निराश थे। फिर तो चाय के दौरान ही बातचीत हुई कि हम किसी तरह ऑर्गेनाइज करेंगे कि चाहे उमर यहाँ ना आ पाए, उमर को तब तक इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपका यहाँ आना सेफ़ नहीं है, तो चाहे उमर यहाँ ना आ पाए, हम किसी तरह उमर की बात ज़रूर सुनना चाहेंगे, चाहे वो स्काइप के थ्रू हो या हम जेएनयू जाए या कुछ करके, क्योंकि उमर जो कहना चाहते हैं वो सुनना ज़रूरी है। अच्छा, ये यहाँ तक बात हो गई। पर और फिर हम चाय के बाद वापस अपने नेक्स्ट सेशन के लिए जब ऊपर आए, 11 साढ़े 11 बज रहे थे। 12 बजे के करीब बाहर हमें आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं, जो आपके रेगुलर भारत माता की जय और इस तरह के स्लोगन हैं। तो मैं फिर और क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स भी नीचे थे तो मैं भी नीचे दौड़ पड़ा। तो हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स कि एक मतलब एक काइंड ऑफ एक मॉब बनना शुरू हो गया है, जो अब थोड़ा हाथ से बाहर होते जा रहा है और वो और वायलेंट होते जा रहा है। जबकि मतलब इन सम सेंस हम लोगों ने बता दिया था कि उमर नहीं आ रहे हैं, बट अब बात उमर तक सीमित नहीं थी। अब बात ये थी कि आपने बुलाया ही कैसे। अब आप कैसे इस तरह के लोगों को यूनिवर्सिटी में ला सकते हैं। आप सब और क्योंकि आप उमर को बुला रहे तो आप सब एक ही तरह के लोग हैं, तो आप सबको मतलब अब आप ये बंद कीजिए ये प्रोग्राम। ऑफ कोर्स हम प्रोग्राम बंद नहीं करने वाले थे। तो हम ये इनकी मतलब कितना ही आप एबीवीपी के वो सड़े हुए स्लोगन बार बार सुनेंगे। तो मैं ऊपर आ गया बोर होके। तो जब ऊपर आया तो 1 बजे मुकुल ऑर्गेनाइजर्स ने अनाउंस किया कि क्योंकि वो पब्लिक को अनाउंस किया कि हम ये सेशन, जो अगले सेशन है उसमें हमारे एक स्पीकर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि पहली बार रामजस की हिस्ट्री में किसी स्पीकर को मना किया जा रहा है कि आप ना आइए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। और इसी को चलते हुए सेशन में ही बात उठी कि व्हाट इज़ दी, क्या एडिक्वेट रिस्पॉन्स होगा इसका। तो हमने डिसाइड किया कि ऐसा तो नहीं है कि एबीवीपी ने कह दिया कि ना आइए और हम लोग बैठे रहेंगे। तो हमने सोचा कि लंच का ब्रेक है तो एटलीस्ट हम लोग सब नीचे जाके इतला तो दिखाए कि ये जो सेमिनार हॉल में लोग इकट्ठे हुए हैं ये उमर की बात सुनना चाहते थे, कि जो प्रोटेस्ट है वो बिना काउंटर प्रोटेस्ट के ना जाए। मतलब
हम लोग उतरे फिर नीचे, और हम लोग जब नीचे उतरे तो बच्चों को बहुत गुस्सा था कि हमारे प्रोग्राम को ऐसे डिसमेंटल किया जा रहा है। तो बच्चे काफ़ी क्रोधित थे, तो बाकायदा नारे लगाए वापस। और हज़ारों चीज़ें, एक तो क्योंकि आप पुलिस जब प्रोटेक्शन नहीं दे रही तो पुलिस कैंपस में कर क्या रही है, जब आपने मनाही कर दिया है तो आप वहाँ कर क्या रहे हैं। तो पुलिस से भी गुस्सा था कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं, और एबीवीपी के जो लोग थे इनसे भी गुस्सा था, और एक जनरल गुस्सा भी था कि एक कल्चर जो प्रोटेस्ट नाम है, पर जो कल्चर है प्रोटेस्ट का वही बंद किया जा रहा है, उसमें बातचीत ही बंद की जा रही है। तो और देखते देखते जब हम लोग नीचे उतरे तो सेमिनार के ही बच्चे अब नहीं थे, क्योंकि सेमिनार रूम इतना बड़ा नहीं है। तो सेमिनार जो सुबह खाली खाली सा था, अब हमें दिख रहा था कि बकायदा अब नीचे उतरते उतरते जो हम लोगों ने जो एक कैंपस के अंदर ही मार्च टाइप निकाला, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और फिर वहाँ से थोड़ा पीछे होके वापस अपने सेमिनार हॉल में, तो 200 लोग हो गए थे, और ये सारे सब लोग सेमिनार में नहीं थे। तो इसमें एक काइंड ऑफ मिक्स्ड ग्रुप था। तो जब हम वापस आए अपने सेमिनार हॉल की तरफ, तब तक एबीवीपी अपने फुल एलिमेंट में आ चुके थे। तो एबीवीपी ने फिर तो जो सेमिनार हॉल है रामजस में, जो लोग ये नहीं जानते, वो कैंटीन के ऊपर है, और उसके एक तरफ स्टेज है और एक तरफ थोड़ा खाली स्पेस है। कोई बात नहीं, एक तरफ खाली स्पेस है। तो उन्होंने ने हमें ब्लॉक करने के लिए एक तरह का इस तरफ भी खड़े उस तरफ भी खड़े, बट मोस्टली जो एरिया है सेमिनार हॉल में जाने के लिए वो बंद किया हुआ है, और वो लगे हुए हैं। अब सिर्फ भारत माता की जय नहीं है, अब हमारी माओ को गालियाँ मिल रही हैं, हमें गालियाँ मिल रही हैं, हमें मिडिल फिंगर दिखाया जा रहा है वगैरह वगैरह। बट अब देर आए दुरुस्त आए, तो जितने लोग आए अब उनकी मारपीट भी शुरू हो गई है। तो पुलिस तो ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने तो हमें साफ साफ कह दिया था हम प्रोटेक्शन देंगे नहीं, तो आप जानते किसको प्रोटेक्शन मिल रहा था। तो हमारे बीच में एक काइंड ऑफ फेक दीवार खड़ी करने की कोशिश की पुलिस ने, और हमारे बीच में जो वो बाकायदा सीता की तरह उसको उल्लंघन कर रहे थे। तो वो कूदे जा रहे हैं और हमें मारे जा रहे हैं। मैं आपको गिन के नहीं बता सकता कितने लोग पिटे। ऊपर से उनके अच्छे अच्छे साथी छत पे हैं और छत से ईंटें फेंक रहे हैं। तो एक बच्चे को सर पे ईंट मारी, जिसको एम्बुलेंस से लेके गए। ऑफकोर्स पुलिस से हाथ से इशारा करी, पीछे हो जाओ, साइड हो जाओ। उनको पीछे नहीं किया जा रहा, पर हमें बार बार कंट्रोल किया जा रहा है। एबीवीपी को ऑफकोर्स ये ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उनकी प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ कैसे, वो भी ऑर्गेनिकली। तो एक तो था कि भाई जबकि हमारे साथ पुलिस भी है, फिर भी हमारे खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो ये ह्यूमिलिएटेड मैस्कुलिनिटी अब बिल्कुल अपने फुल फॉर्म पे थी, और इधर से कोई थप्पड़ मार रहा है, उधर से कोई थप्पड़ मार रहा है, और उनको बाकायदा पुलिस हाथ से हटा रही है, पर हमें डंडों से हटा रही है। ये अब होते होते चला, बट क्योंकि सेमिनार करना था और क्योंकि एक वो स्पेस भी था जो हमें क्लेम करना था, वो नहीं छोड़ना था, तो थोड़ा ऑर्गेनाइजर्स ने पुलिस को बोला कि अब हम लोग ऊपर जाना चाहते हैं और हम लोग सेमिनार में जाना चाहते। पुलिस ने कहा ठीक है जाइए आप। तो एक थोड़ा सा स्पेस बना कि हम लोग ऊपर जा सके। इतनी ही देर में जो साइड में स्टेज था, क्योंकि अब एबीवी को द ह्यूमिलिएटेड मैस्कुलिनिटी को अपना विक्ट्री भी दिखाना था, तो क्योंकि पूरा कॉलेज एबीवीपी का है जैसे, तो उन्होंने स्टेज पे बाकायदा म्यूजिक सिस्टम पे पेट्रियाटिक गानों पे बहुत ही उम्दा डांस किया, सब मिलके लड़के। और जैसे लड़के शादियों में डांस करते हैं वो अच्छा वाला डांस वो करते हुए वो लोग दे वर सेलिब्रेटिंग, और हम लोग ऊपर सेमिनार हॉल में गए। और तीसरा सेशन जिसका भाग उमर को होना था वो स्टार्ट किया। संजय काक ने शायद 1 मिनट बोला होगा, और इधर से एक ईंट खिड़की से आती है, ठीक है, फिर दूसरी ईंट आती है और तीसरी ईंट आती है। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बोलना भी नहीं पड़ा, सब झुक के एक तरफ आ जाते हैं कमरे के, जिस तरफ कमरे में स्पीकर्स थे। और कुछ मिनट बाद हमारी लाइट काट दी जाती है। एक बिल्कुल बाकायदा टेरर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि कमरे में जाने और आने का रास्ता बहुत पतला है, और एक जीना ही है, और वो एक ही रास्ता है। और नीचे ये सारे अब ऑफकोर्स बाकायदा पुलिस वहाँ है, मतलब हम किसी कैसे, पर ईंटें भी कमरे के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद एक चौथी ईंट भी आती। तो एबीवीपी का मेन गुस्सा उमर खालिद को लेके था। मेन गुस्सा दो गुना था। एक शुरुआती तो बिल्कुल उमर को लेके था, पर एक गुस्सा इस बात का भी था कि हम लोगों ने आवाज़ उठाई कैसे और उनके खिलाफ।
अपने उनके विरोध कैसे कैसे किया इस बात का गुस्सा हाँ, है। और क्योंकि बाकायदा क्योंकि हम में से कुछ लोग उनके आइडेंटिफाइड लोग नहीं थे, तो उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि रामजस के अपने स्टूडेंट्स कैसे इनके अग्रेसिव मैस्कुलिनिटी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो दो गुना था। तो द वायर को आप सवाल भी भेज सकते हैं अपने फेसबुक लाइव पे। उमर खालिद हमारे साथ हैं, ये आपके सवाल का जवाब देंगे। उमर से अगला सवाल। उमर, आप तो पहुंच ही नहीं पाए, तो आपको मतलब कैसा लगता है जहां आपका नाम आता है वहां पे आज़ादी के नारे भी लग जाते हैं? आज़ादी और उमर दोनों एक दूसरे के पूरक होते जा रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि आज़ादी उमर के साथ क्यों जुड़ गई है? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर ये जो 2 दिन से 3 दिन से रामजस कॉलेज में हुआ, इसको अगर एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका लेना देना उमर से नहीं है। जिस तरीके से लास्ट ईयर जो जेएनयू में हुआ, उसका लेना देना भी उमर से नहीं था। इस सब का लेना देना एक सरकार का जो एक ऑर्गेनाइज अटैक हमारे विश्वविद्यालयों पे है और उच्च शिक्षा पे है, उसी अटैक के अलग अलग मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। कभी वो रोहित वेमुला को टारगेट करते हैं, कभी हम 3 लोगों को लास्ट ईयर जेएनयू में टारगेट किया, अभी रामजस कॉलेज में ये हुलिगनिज्म की है। अगर आप देखें, सरकार का जो जितना पॉलिसीज़ लेकर आ रहा है और शिक्षा में जो बजट कट कर रहा है, अभी हम जेएनयू के अंदर एक यूजीसी गजट से लड़ रहे हैं, जिसके चलते हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही बंद हो जाएंगे। अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है जो बहुत ही छात्र विरोधी है। बजट में शिक्षा के ऊपर फंड कट हो रहे हैं, सामाजिक न्याय का हनन हो रहा है, शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। और ये सब करने के लिए सरकार को पता है, जब तक डिसेंट की आवाज़ों को दबाया नहीं जाएगा, जब तक छात्र आंदोलन को दबाया नहीं जाएगा, ये सारी नीतियों को वो लागू नहीं कर सकते। और इसी को दबाने के लिए वो कैंपस का माहौल बिगाड़ रहे हैं। मज़े की बात यह है कि एबीपी के लोग बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं, और ये उमर खालिद सेमिनार करने क्यों जा रहा था। एबीपी वालों को ये नहीं पता कि सेमिनार करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई मीन, सेमिनार्स एंड डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी स्पेस, and it is an assault on that university space. It's an attack on our free thinking, it's an attack on knowledge, it's an attack on rationality, it's an attack on democracy. So I think हम लोगों को इस अटैक को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और ये अटैक रुका नहीं है। 1 साल पहले जो जेएनयू में हुआ, बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि जो डीयू में हुआ कि ये जेएनयू का कंटिन्यूएशन है। मैंने बोला ये उसी तरीके से कंटिन्यूएशन है जिस तरीके से जेएनयू में जो हुआ वो एचसीयू का कंटिन्यूएशन था, जिस तरीके से एचसीयू में जो हुआ वो एफटीआई का कंटिन्यूएशन था। तो इस 1-1.5 साल में अटैक्स रुके नहीं हैं, हमारी लड़ाई तेज़ हुई है, और उस लड़ाई में आज़ादी का स्लोगन बहुत उभर कर आया है। वो आज़ादी जो हमारे कैंपसेस में और हमारे देश में एक जनवादी एस्पिरेशन है, द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बात को कि हम लोग चुपचाप बैठ के इन सारे गुंडागर्दी को, इन सारी नीतियों को नहीं मानेंगे, हम इसको पलट के जवाब देंगे। और जब से ये सरकार आई है, स्टूडेंट्स वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु स्टूड अप यूनाइटेडली अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। मुझे याद है 23 मई 2014 का दिन, उस दिन नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर प्राइम मिनिस्टर का शपथ ले रहे थे। 16 मई को जब रिजल्ट आया था, वो 16 मई को अक्षरधाम के 11 मुसलमानों को छोड़ा गया था, जिनको फंसाया गया था गलत तरीके से, और हाईकोर्ट ने बोला था कि उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे, जो नरेंद्र मोदी खुद थे, उनका इसमें हाथ था, और वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेम करने में यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को पुलिस कोर्ट ने इंडिक्ट किया। जिस दिन वो शपथ ले रहे थे, हम लोग सड़कों पे थे। उस वक्त लग सकता है कि एक मोदी वेव चल रही थी, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लोग सड़कों पे थे उन लोगों के न्याय की मांग के लिए। और वो जो हमने लड़ाई उस वक्त से शुरू करी, वो आज तक बहुत तेज़ बढ़ी है। इस लड़ाई से इनको प्रॉब्लम है, इसलिए हम उनको दबाना चाहते हैं, ये गुंडागर्दी करना चाहते हैं। हम लोगों पे कभी फर्जी केस लगा के, कभी जेल भेज के, कभी वीडियो डॉक्टर करके, कभी मारपीट करके, कभी किसी का सांस्थानिक हत्या करके, कभी नजीब अहमद की तरह किसी को गायब करके। लेकिन अगर इनको लगता है इन सब चीज़ों से हमको डरा पाएंगे, धमका पाएंगे, तो ये पहले भी हारे हैं। इन्होंने एक रोहित को मारा है, बहुत सारे लोग रोहित के रास्ते पर चलने को तैयार हैं। उन सारी चीज़ों को, उन सारे आंदोलन तेज़ होंगे, हमारी आवाज़ें तेज़ होंगी, हम चुप नहीं होने वाले। एक खास विचारधारा के तहत ये ऐसा किया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है। तो क्या आपको लगता है कि एबीवीपी जो छात्र संगठन है वो छात्रों की आवाज़ नहीं उठाता है? छात्रों की आवाज़ सिर्फ उमर खालिद उठाते हैं, एबीवीपी ऐसा कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ उमर खालिद को डराने की कोशिश करता है? देखिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, बात उमर खालिद का नहीं है। आई एम नॉट एन इंडिविजुअल, एंड एज एन इंडिविजुअल आई एम नथिंग, आई एम पार्ट ऑफ अ लार्जर कलेक्टिव मूवमेंट। लेकिन एबीवीपी पे चल रहा है कि अब उमर खालिद गैंग, तो मैंने पढ़ा, तो मुझे इसलिए मतलब एक समान विचारधारा वाले लोगों के लिए मैंने ये कहा। देखिए, ये तो उनके एक प्रोफाइलिंग करने का तरीका है। लेकिन अगर मैं आपके सवाल पे आऊँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आप को छात्र संगठन बोलता है। जिस तरीके से पटियाला कोर्ट में 1 साल पहले कुछ गुंडे आके कन्हैया कुमार और वहाँ जर्नलिस्ट को पीटे थे, वो अपने आप को लॉयर बोल रहे थे। ये गुंडे हैं, कभी लॉयर के रूप में आते हैं, कभी छात्र के रूप में आते हैं। और अगर संगठन की बात करें तो एक छात्र विरोधी सरकार का छात्रों के बीच में एजेंट की बन के काम कर रहा है। हर विश्वविद्यालय को बंद करने की साजिश
ये छात्र अपने आप को जो छात्र बोलते हैं, वो छात्र बोलते हुए विश्वविद्यालय लोग बंद करना चाहते हैं। 1 साल पहले वो जेएनयू को बंद करना चाहते थे, 1 साल बाद आज वो डीयू में इन आवाज़ों को रोकना चाहते हैं। तो इनको छात्र न समझा जाए, इनको जो ये गुंडे हैं, ये सरकार का, इस छात्र विरोधी सरकार का, ये सरकार जो एक एक ऐसी नीति ला रही है विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। मैं एक कल मज़े की न्यूज़ आई कि हम कैंपस के अंदर यूजीसी गजट जो एक आया है, जिसका एक बहुत ऑपोजिशन जेएनयू में हुआ, उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। कल रात को हमको एक न्यूज़ आती है कि एक नया कोर्स पढ़ाया जाएगा ऋग्वेद और उपनिषद के ऊपर। तो पूरा शिक्षा पे एक प्रहार है, शिक्षा पे एक हमला है। उस हमले के खिलाफ हम सबको खड़ा होना है, और उसमें ये जो कुछ एजेंट सरकार के बैठे हैं, इनको हमको आइसोलेट करना है। मैं एबीवीपी पे, या मेरा संगठन, ये छात्र समुदाय, लार्जर प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी, हम लोग एबीवीपी पे बैन एडवोकेट नहीं करते, हम एबीवीपी बैन को भी डिमांड नहीं करते, क्योंकि हमको अपने विचारों पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हमको पॉलिटिकली, वैचारिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे आइसोलेट कर सकते हैं। उनको अपने विचारों पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो हमको राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पे आइसोलेट कर सकते हैं, इसीलिए वो इस किस्म का गुंडागर्दी करते हैं। क्या जो घटना रामजस कॉलेज में हुई, ये एक खास विचारधारा, सिर्फ एक ही विचारधारा के लोग पूरे यूनिवर्सिटीज़ में फैले रहे, इसके तहत किया जा रहा है? देखिए, ये विचारधारा को थोपने का काम ये कुछ गुंडे नहीं हैं। कुछ गुंडे तो हमको बहुत क्रूडली दिखते हैं, कुछ और गुंडे हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से सूट बूट पहन के, टाई कोट पहन के पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं, और उनकी शय से ये गुंडे सब काम करते हैं। और वो लोग हैं जो हमारे पूरे देश में एक विचारधारा लाना चाहते हैं, जहाँ धर्मनिरपेक्षता पे, रैशनैलिटी पे, डेमोक्रेसी पे, सब पे हमला है। कलबुर्गी, पंसारे, दाभोलकर को मारा गया, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या करी गई, अखलाक को मारा गया, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। आपको आजकल एक न्यूज़ नहीं मिलेगी जब किसी शोषित तबके के इंसान के ऊपर कोई हमला ना हो। मेरी बात, जिस चर्चा में मैं बात करना चाह रहा था, जिसमें मेरा रिसर्च भी है, आदिवासी इलाकों में क्या हो रहा है। बस्तर के अंदर पिछले 1 साल में 100 से ऊपर आदिवासियों का फेक इनकाउंटर में मारा गया। अभी जनवरी के अंदर एनएचआरसी का रिपोर्ट आता है कि मास रेप्स हुए महिलाओं के साथ। ऐसी न्यूज़ आना मतलब वो बहुत आम बात हो गई है, और ये सब करने के लिए जो उनका राजनीतिक एजेंडा है, वो सिर्फ हिंसा से ही वो हम पे थोप सकते हैं, और ये हिंसा उसी का एक मैनिफेस्टेशन है। तो क्या ये इसी सरकार में है? इसके पिछली जो सरकार थी केंद्र की, वो ऐसा हस्तक्षेप छात्रों के बीच में नहीं करती थी, और ऐसा वो आदिवासियों के साथ नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी, और ये सरकार, मैं बोलूँगा कि यूपीए 1, यूपीए 2 का एक और इंटेंस तरीके, मतलब एक जो उनका प्रहार था उसको और इंटेंसिफाई किया है। एक डिस्टिंक्ट चीज़ है कि इनका एक बहुत ओवर्ट हिंदुत्व प्रोजेक्ट है, जो कांग्रेस भी कोवर्ट तरीके से करती थी, सटल तरीके से करती थी। लेकिन एक कांग्रेस की एक बात थी कि जो मुझको एक बारी एक मज़े की बात है कि इंटरोगेशन में पुलिस वाले ने बोला था कि कांग्रेस धंधा पार्टी है, धंधा चलना चाहिए, पैसा आना चाहिए, बाकी सब ठीक रहे। लेकिन बीजेपी वैचारिक तौर पे बहुत ज़्यादा, मतलब एक आइडियोलॉजिकली बहुत मोटिवेटेड गवर्नमेंट है, और एक्चुअली बीजेपी की नहीं, संघ की गवर्नमेंट है, ये आरएसएस की गवर्नमेंट है। ये पार्लियामेंट से इसका नीतियाँ तय नहीं होती, झंडेवाला और नागपुर से नीतियाँ तय होती हैं। तो उस विचारधारा को थोपने के लिए एक एग्रेसिव इन तरीके से हमारा ये सारी छात्र विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियाँ, वो अलग अलग सरकारें, जब से नौदारवादी नीतियाँ आई हैं पिछले 20-30 साल में, वो अलग अलग सरकारें कर रही हैं, उसी का एक बहुत एग्रेसिव मैनिफेस्टेशन आज हमको देखने को मिल रहा है। बट देखिए, आप अगर सिर्फ विचारधारा करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये सब एक क्लासरूम तक सीमित है या एक यूनिवर्सिटी स्पेस तक सीमित है। पर अगर आप देखें कि रामजस से निकलने के बाद भी जो हम लोग, मतलब मेरे पे खुद जो अटैक हुआ था, वो छात्र मार्ग कोट एंड कोट पे हुआ था, जो रामजस कॉलेज के बाहर है, विच इज़ अ पब्लिक स्पेस, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी, जो एबीवीपी का प्रहार है, वो सिर्फ किसी के कॉलेज के अंदर सीमित है। वो एक तरह का एक कंट्रोल ओवर स्पेसेस है कि आप कहाँ क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे, एबीवीपी को सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिली है, वो फिलहाल एक पिंजरा तोड़ करके एक मूवमेंट से मिली है। क्योंकि उनका सिर्फ इतना नहीं है कि लड़कियां कॉलेज ना आए, ऐसा नहीं है, पर लड़कियां जब आए तो वो अपने दायरे से ना बाहर निकलें। तो आप 8 बजे बाकायदा अपने हॉस्टल में घुस जाइए, और आप ज़रा ये जो मर्दानगी है यूनिवर्सिटी स्पेस की, आप इसको चैलेंज ना करें। जो एबीवीपी एक काइंड ऑफ मोबिलाइज करती है, वो एक स्ट्रक्चरल एक ढांचा है, राइट। तो अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि एबीवीपी इज ट्राइंग टू सिर्फ ये कंट्रोल करना चाह रही है कि क्लासरूम में क्या कहा जा रहा है या जो एक सेमिनार हॉल में क्या कहा जा रहा है, सिर्फ उतना नहीं है। बाकायदा जब एबीवीपी पिंजरा तोड़ मूवमेंट को थ्रेटन करती है, या उनके कार्यकर्ताओं को रात को फ़ोन करके धमकियाँ देती है, या हमें छात्र मार्ग पे पीटती है, तो इट इज़ ट्राइंग टू असर्ट अ लिटिल मोर देन सिंपली से कि ये आइडियाज़ वेलकम नहीं है। इट इज़ दैट
व्हाट यू ऑक्यूपाई एज पर्सन, जो आप एज पर्सन है वो वेलकम नहीं है। और ये एक तरह का इंस्टीट्यूशनल फॉरगेटिंग चाहते हैं, जहाँ कुछ लोगों को और कुछ तरह के लोगों को आप भूल जाइए। और ये इस मामले में ये सरकार इस देश के प्रोजेक्ट से अलग नहीं है। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, तब भी जब हम लोग कह रहे थे कि हम अपनी औरतों को वापस लेके आ रहे हैं, तो कुछ ही तरह की औरतों को वापस लेके जाया था, जो 25 से 40 के बीच में थी, जो मैरिजेबल थी और जो बच्चे वापस पैदा कर सकती थी। जो उसके बाद की औरतें थी उनको वापस नहीं लाया गया था, उनको पाकिस्तान में ही छोड़ दिया गया था। राइट, तो ऐसे ही आप कुछ लोगों को पीछे छोड़ दीजिए ताकि एक तरह का यूनिवर्सल बना रहे, और इस यूनिवर्सल के साथ किसी और का सेंट नहीं है। अगर आप देखेंगे कि टेरर, ये टेरर क्रिएट करते हैं, और नियो लिबरल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट एक्चुअली सेम है। ये नियो लिबरल यूनिवर्सिटी के लिए कोई अलग चीज़ नहीं की है टेरर ने। टेरर भी यही करता है कि आप जिस ढांचे में हैं आप वहीं खड़े रह जाइए। आप जब किसी चीज़ को आप खौफ में होते हैं आप वहीं फ्रीज हो जाते हैं। वही ये यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि आपके ऊपर एक ऐसा ऑनस्लॉट हो कि आप क्लास में जो है आप वहीं के वहीं रहे, आप कुछ बदल ना जाए। जो एक सेमिनार का जो कल्चर है, एक बातचीत का जो कल्चर है, जो क्या चाहता है कि आप जहाँ से आए ज़रूरी नहीं आप वहीं वापस आए, आप कुछ और हो सकते हैं, और उस कुछ और की पॉसिबिलिटी यूनिवर्सिटी ऑक्यूपाई करती है। तो टेरर और नियो लिबरलिज्म का ये हाथों हाथ है कि दोनों चीज़ें यही चाहती है कि आप जैसे थे आप वैसे ही रहे, आप बदले ना और आप खौफ में रहे। अच्छा उमर, आप अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। उमर, क्या इसकी शुरुआत कांग्रेस यूपीए 2 में ही हो चुकी थी और इस पर ध्यान नहीं दिया गया जब रोक लगाने की, और तभी मतलब सरकारें जो हैं वो छात्र राजनीति में घुसने लगी थी, कि इसके पहले का भी इतिहास रहा है? आप रहे हैं छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि कब से ये ट्रेंड देखने को शुरू हुआ कि सरकार जो है वो यूनियन में घुसने लगी? देखिए, एक डिस्टिंक्ट जिस ढांचे की बात विक्रम ने करी, एक डिस्टिंक्ट तरीके से ये हमारे पूरे इकोनॉमी को, हमारे पूरी सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। खासतौर से अगर आप देखें जो ग्लोबल कैपिटलिज्म का क्राइसिस था, उसके बाद पूंजी को मुनाफा कमाने के लिए नए नए एवेन्यूज़ को तलाशना पड़ा, और उस पूंजी को नए मुनाफा तलाशने के लिए 2 एवेन्यू बहुत पसंद आए। खासतौर से जो हमारे देशों में, जिनको हम कुछ एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, वो 2 क्षेत्र हैं, शिक्षा का और हेल्थ का। और शिक्षा का क्षेत्र सिर्फ बहुत छोटा पॉपुलेशन है हिंदुस्तान का, अगर आप परसेंटेज वाइज देखें जो उच्च शिक्षा में आता है, लेकिन बाय शेयर नंबर्स दैट्स आल्सो वेरी लार्ज पॉपुलेशन। और इस 2007-2008 के बाद से उसको, शिक्षा को एक आप कमोडिटी बनाएं, आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे आप प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर आएँ। और ये क्योंकि आप जानते हैं आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आप प्रतिरोध की आवाज़ों को क्रश ना कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जितना 70 के दशक से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद हुए, बड़े बड़े मिल्स बंद हुए, साथ साथ ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी बहुत बड़ा अटैक शुरू हुआ। वही अटैक आज हम स्टूडेंट्स यूनियंस पे देख रहे हैं, और एक्चुअली ये अटैक मतलब बहुत पहले से ही शुरू हुआ, और उसका ही एक बहुत क्रूड मैनिफेस्टेशन 2007-2008 के बाद से शुरू हुआ, जो ये बताया गया कि छात्रों को राजनीति करना ठीक नहीं है और छात्र राजनीति को कर्व करना चाहिए। जो आप यूपीए 2 की बात कर रहे हैं, मोंटेक सिंह आलूवालिया का एक बहुत बयान आया था उस वक्त, एक बहुत सेल्फ रिवीलिंग बयान, कि अगर आप यूनियन से बात करें तो वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन रिफॉर्म्स, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन कीपिंग द फी लो, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू डू अवे विद दिस। ही वाज इन प्लानिंग कमीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Kapil Sibal, who was there in MHRD minister, I mean, if you listen to some of the educationists and the work that they have done, the kind of things that Kapil Sibal used to say at that point of time, कि हमको MOU साइन करने हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से, और उसके चलते आज यहाँ जो इतना अपोजिशन हो रहा है, मेरा नाम बदनाम हो रहा है अमेरिका में, और यहाँ के छात्र, यहाँ के अध्यापक मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं, तो इसको कुछ किया जाए, इनको रोका जाए। अब यही चीज़ जो प्रोफेसर आनंद तिलतुमडे बोलते हैं कि what was business as usual for the previous government is a distinctly ideological project for this government. और यही बात मैं विक्रम के बात को और आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो एक ढांचा है, इन लोगों की जो मनुवादी सोच है, उसमें हर कोई इंसान ऑलरेडी बाय देयर बर्थ आर डिफाइंड अ प्लेस इन दिस स्ट्रक्चर। तो आप दलित हैं, आप महिला हैं, आप क्वेयर हैं, आप सबके लिए एक जगह है। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो रिकग्नाइज ही नहीं करते। एक्चुअली रोहित वेमुला का अगर उदाहरण लेके आए, इनके मनुवादी आइडियोलॉजी के अंदर कुछ लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए आज दलितों को, मुसलमानों को, महिलाओं को, अदर ऑप्रेस्ड जेंडर्स को, सबको शिक्षा से बाहर रखा जा रहा है। और अगर आप किसी तरीके से शिक्षा के अंदर आ जाए और अगर आप चुपचाप बन के रहें तो शायद आपको उतना प्रहार ना हो, लेकिन अगर आपने बोलना शुरू किया तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रहार होगा। रोहित वेमुला से पहले 8 दलित छात्रों की और वहाँ आत्महत्या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुई थी, लेकिन रोहित वेमुला का जो सांस्थानिक हत्या थी, जो आत्महत्या करने में मजबूर किया, वो एक तरीके से अलग थी,
क्योंकि रोहित वेमुला वॉज नॉट सिंपली अनदर पर्सन हु सफर्ड इन साइलेंस. ही वॉज एन एक्टिविस्ट, एन अम्बेडकर एक्टिविस्ट हु असर्टेड हिज पॉलिटिक्स एंड फॉट बैक. बिकॉज ही असर्टेड एंड फॉट बैक, उसको एक उदाहरण बना के विछंड करने की कोशिश करी गई कि आपकी जगह ये नहीं है, आपकी जगह चुपचाप सहना है. जिस तरीके से गांव के अंदर सोशल बॉयकॉट किया जाता है, उस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर सोशल बॉयकॉट किया गया. और आज हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर वही सारा जो एक हमारा हायरार्किकल सोसाइटी का एक ढांचा है, वही उस सारे सोशल रिलेशन हम यूनिवर्सिटी के अंदर देख रहे हैं. और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, शिक्षा की जनवादीकरण के लिए लड़ रहे हैं. हम ये बात कर रहे हैं कि आप किसी भी वर्ग से आते हो, आप किसी भी जाति से आते हो, आपका धर्म क्या हो, आपका सेक्सुअलिटी क्या हो, ये चीज़ें अगर आपको डिटर्मिन करेंगी कि आपको शिक्षा मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा. ये जो अलग अलग किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, इसके खिलाफ हम खड़े हो रहे हैं और इसी के चलते हम पे ये प्रहार हो रहा है. लेकिन मैं इस पे आपको रोकना चाहूँगा. जैसे कुछ संघीय लोगों से मेरी बातचीत होती है, संघ के नेताओं से मेरी बातचीत होती है, तो उनका दावा होता है कि इस देश में वनवासियों मतलब आदिवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है. सबसे ज़्यादा स्कूल उन्होंने खोले हैं आदिवासियों के लिए. सबसे ज़्यादा स्कूल उनको मतलब सरस्वती शिशु मंदिर की एक पूरी सीरीज़ है जो मतलब कहीं भी वहाँ पे कोई भी बंदा आके पढ़ सकता है. हम उनकी जाति नहीं देखते हैं. संघ कभी जाति और धर्म की बात नहीं करता है. संघ का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, संघ का सबसे बड़ा छात्र संगठन है. तो आप इस पूरे संघ को खारिज कैसे कर सकते हैं कि अब वो ये नहीं करते हैं? उनका तो दावा है कि वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और बाकायदा पूरा उसका डाटा रहता है कि हमारे पास ये देखिए हमारे ये प्रमाण हैं, हमने दलितों को गंगा स्नान कराया, हमने जो भी सारी समस्याएं हैं इस देश की सबको उन्होंने एड्रेस किया है. वो कहते हैं कि बाकी कोई संगठन, अगर आप हमें उदाहरण दीजिए कि उन्होंने ऐसे एड्रेस किया हो, तो आप इस पे मतलब उनकी इस तर्क पे आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने 3 एग्जाम्पल लिए, छात्र संगठन, मजदूर संगठन और आदिवासियों में काम. मैं छात्र संगठन मजदूर संगठन में एक लाइन बोल के आदिवासियों पे आता हूँ. उनका मजदूर संगठन जो है, जब मजदूर स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो स्ट्राइक के खिलाफ रहता है. जब छात्र संगठन नहीं तो फिलहाल पिछले 1-2 सालों में उनके मजदूर संगठन ने कई बार सरकार के खिलाफ बोला है. और यही सरकार वो है जो सरकार आज लेबर लॉज को डाइल्यूट कर रही है, जो राइट टू यूनियनाइज पे अटैक कर रही है और अलग अलग किस्म के मतलब एक मजदूर विरोधी नीतियां लेकर आ रही है. अगर आप देखें होंडा वर्कर्स का जो स्ट्रगल है और तमाम इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो आज एक अनरेस्ट है, और ये सरकार मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पिछली सरकारों के अंदर वो नहीं हो रहा था, लेकिन जो एक पिछले कई दशकों के मजदूर आंदोलन के चलते कुछ सेफगार्ड्स आए थे, आज उन सारे सेफगार्ड्स को हटाया जा रहा है. अगर आप छात्रों की बात करें तो एक ऐसा छात्र संगठन है, मतलब अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात करूं कि जिस यूनिवर्सिटी को पढ़ता है उसी के शटडाउन कैंपेन के लिए वो बात करता है. और अगर आदिवासियों की बात करें, और इस बात को मैं कल बोलने वाला था कि अभी जनवरी के महीने में अराउंड 5 या 6 जनवरी को होम मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक रिपोर्ट भेजी और बोला कि नक्सलियों के खिलाफ जो हमारे ऑपरेशंस हैं उसमें 45% ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है. मैं एक इतिहास का छात्र हूँ, मुझको ट्रेनिंग दी गई है कि आप आर्काइव को थोड़ा क्वेश्चन कीजिए, द ट्रीट द आर्काइव अगेंस्ट द ग्रेन. आप छानने की कोशिश कीजिए कि लाइंस के बीच में क्या छुपा हुआ है. अगले ही दिन एनएचआरसी का रिपोर्ट आता है कि 18 महिलाओं का मास रेप हुआ एंड इट कम्स डाउन हेविली ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेज. ये बोलते हैं कि हम 20 महिलाओं का और अभी टेस्टिमनी लेना बाकी है. कुछ दिनों पहले वहां से बेला भाटिया को वहां से मार के भगाया जाता है. उससे पहले सोनी सोरी पे हमला होता है, जगदलपुर लीगल ग्रेड पे हमला होता है. 2016 के अंदर 100 से ऊपर आदिवासियों को मारा जाता है. और वही आदिवासियों के बीच में जहां ये प्रहार हो रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार का एक पहला काम जो उसने और किया था, जब ये आई थी, जो ऑपरेशन ग्रीन हंट जो यूपीए 1 और यूपीए 2 ने शुरू किया था, उस ऑपरेशन ग्रीन हंट को और इंटेंसिफाई करते हुए और बटालियन को भेजा था. 2016 के अंदर ऑलरेडी 100 से ऊपर आदिवासियों का फेक इनकाउंटर में मारे गए. ऐसे ऐसे केस निकल कर आए. अगर आप मड़कम हिडमे का केस को देखें कि एक आदिवासी महिला जिसको मार दिया, उसके बाद उसको एक मिलिट्री फटीक पहना के एक बंदूक रख के उसका फोटो खींच के ये बोला कि माओवादी है, और कोर्ट में साबित होता है कि उसके पोस्टमार्टम, जो 2 बार पोस्टमार्टम किया जाता है, ये साबित होता है कि उसके जो यूनिफॉर्म है उसमें कम गोलियों के छेद है और जो बॉडी है उसमें ज़्यादा गोलियां हैं. तो इस किस्म का हिंसा आदिवासियों पर रोज हो रहा है. और अगर आज ये आदिवासियों के ऊपर बात करें तो मतलब ये दिस द आयरनी इज जस्ट टू बिग एंड मतलब नथिंग कैन बी मोर आयरॉनिक. तो संघ का कहना है कि आज नहीं, वो तो पिछले 20, 25, 30 सालों से या 50 सालों से लगे हुए हैं उनके साथ और उन्होंने बहुत सारा काम किया है उनके. पर आप देखिए कि एबीवीपी और ये सब, एक तो भाई आप देखिए, अगर आप रोहित वेमुला जिनका उन्होंने नाम लिया, वो लेटर में भी क्या कह रहे हैं, वो जो उनका सुसाइड लेटर जो जिसने इस पूरे देश की कॉन्शियंस को हिलाया, उस लेटर में उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा सिर्फ एक नंबर बन के रह गया. एंड दिस काइंड ऑफ हम लोगों का एक स्टैटिस्टिक और एक डेटा बन के रहना ही हमें मंजूर नहीं है. तो ये संघ का कहना कि आप डेटा हैं और आप डेटा बन के रहिए, ये एक तो ये छात्रवाद को ये बिल्कुल पसंद नहीं है.
और छात्र नीति को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम डेटा, और क्योंकि एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमने कोई डेटा बन के रहना है। पर बात ये है कि एबीवीपी और आरएसएस बाकायदा, मैं मना नहीं करूँगा कि कुछ तरह के लोगों को कुछ बेनिफिट्स देती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको इलेक्शन के टाइम बाकायदा फन एंड फूड विलेज के टिकट्स मिलेंगे या मूवी के टिकट्स मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगी, और ये सब वीडियोस अवेलेबल हैं, हम मना नहीं करें। कभी कभी एबीवीपी अपने प्रेशर के थ्रू आपको हॉस्टल सीट्स दिला देती है, कभी कभी आपको एबीवीपी प्रेशर के थ्रू कुछ और दिला देती है। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि एबीवीपी और आरएसएस अपना काम नहीं करते, पर उस काम को थोड़ा क्रिटिकली देखना ज़रूरी है। और अगर हम सिर्फ ये कहें कि हमारे लिए स्कूल बन गया है, तो आप जो एक ढांचा है जिसमें स्कूल के अंदर घुसने के बाद क्या होता है वो इग्नोर कर दें, कि अगर आप हॉस्पिटल में घुस भी गए हैं तो आपको 3-4 घंटे तक कोई नहीं देखेगा। मतलब सोनी सोरी के ऊपर जब वो अटैक हुआ, उनको एक मेडिकल अटेंशन दिलाने के लिए कितना वक्त लगा। अगर आप ये सब इंस्टीट्यूशनल अपरेटस नहीं देखें कि किसी का फेक इनकाउंटर होता है तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने में हमें कितना वक्त लगता है। और अगर आप ये सब चीज़ें ना देखें और आप सिर्फ डेटा देखते रह जाएंगे, तो आप बिल्कुल ये नहीं समझेंगे कि बाकायदा आरएसएस जो काम कर रही है, एबीवीपी जो काम कर रही है, उसको हमें क्रिटिकली देखना है। जो बाकायदा उमर कह रहे थे, जैसे हम कहते हैं रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैं आपसे जो ये बात है दावा, ये क्लियर, ये बात सही है कि आदिवासियों में संघ का बहुत काम है, लेकिन वो क्या काम है? आदिवासियों के अंदर एक हिंदू संस्कृति को थोपना और आदिवासियों को अलग समुदायों के खिलाफ खड़ा करना, जो गुजरात के अंदर हमको बहुत बड़ा उदाहरण के तौर पे देखा, 2002 में मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने आदिवासियों को फुट सोल्जर की तरह यूज़ किया। और यही चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि वो आज अगर ये क्लेम भी कर रहे हैं, कुछ लोगों में काम कर रहे हैं, तो वो उनके, क्योंकि उनकी सरकार तो आदिवासियों को वहाँ से उनके जंगलों से निकाल रही है, उनकी ज़मीनों से निकाल रही है, और उसके बाद अगर वो दावा करें कि हम स्कूल बना रहे हैं, तो वो स्कूल उनकी शिक्षा के लिए नहीं बना रहे, वो स्कूल उनके एम्पावरमेंट के लिए नहीं बना रहे, वो स्कूल ये नहीं बना रहे कि आप रोजगार में आए, क्योंकि रोजगार तो पहले ही कम हो रहे हैं। वो स्कूल इसलिए बना रहे हैं कि उनका जो हिंदुत्व का विचारधारा है, उसको पढ़ा के उनको और शोषित समाज के खिलाफ और शोषित समुदायों के खिलाफ खड़ा किया जाए। तो एक सवाल आपसे पर्सनल है। 1 साल हो चुके हैं जेएनयू की उस घटना को हुए हुए। 1 साल में आपने अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस किया? कुछ ऐसे कुछ किस्से हों जो आपको बहुत अजीब लगे हों पिछले 1 साल के दरमियान, वो हमसे बताना चाहें तो बताएं। देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था, मैंने वहाँ ग्रेजुएशन किया। ये मेरे लिए बहुत अजीब है कि मैं अपने विश्वविद्यालय में वापस जाऊँ और इस किस्म का पूरा वॉयलेंस 2-3 दिन के लिए हो। मैं एक आम छात्र हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं हूँ, और ये बहुत अजीब है कि लोग जो मुझको जानते भी नहीं, वो इतने नफरत भरे मैसेजेस सोशल मीडिया पे भेजना, इतना गुस्सा कि जो आपने खुद ही बोला उमर खालिद गैंग, मतलब ये लोग जानते भी हैं मैं कौन हूँ, तो ये बहुत ही अलग है। ये बोलते हैं कि मेरे विचार इनको पसंद नहीं हैं, और ये बात मुझे पता है इनको मेरे विचार पसंद नहीं होंगे, क्योंकि इनके विचार मुझको पसंद नहीं है। 1 साल में लेकिन जो एक अच्छी भी चीज़ हुई है, और वंस अगेन दिस इज़ नॉट अबाउट मी, लेकिन अगर मैं अपने से एक उदाहरण लेके बोलूँ, 1 साल पहले एक मीडिया चैनल ये बोल रहा था 9 फरवरी के बाद कि अफजल गुरु को ऑनर करते हुए मैं 15-16 विश्वविद्यालय में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का मेरा एक कॉन्स्पिरेसी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एंड आई वॉज लीडिंग दैट कॉन्स्पिरेसी। In one of my speech, I said that I did not know my influence was so huge. But what they have done actually, by attacking one university after the other, from HCU to IFLU to FTII to JNU, to DU to Patna to Jadavpur and so many other universities, आज सही में 15-16 विश्वविद्यालय एक साथ खड़े हैं सरकार के खिलाफ. And that is something that this government should realize. That if they attack us, we are not going to get cowed down. And आप उमर को अटैक करें, विक्रम को अटैक करें, किसी को भी अटैक करें, वी आर ऑल गोइंग टू स्टैंड अप फॉर ईच अदर एंड वी आर गोइंग टू फाइट यू बैक। तो फिर कोई घटना ऐसा जो बताना चाहें, कुछ ऐसा जो हुआ हो, कहीं आप गए हों रेस्टोरेंट में और लोगों ने कहा ये उमर कहाँ से? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मतलब रेस्टोरेंट में भी हुई हैं, अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं। सिनेमा हॉल में मुझको देशद्रोही बोल के चिल्लाया भी गया है, बहुत सारे लोग मिल के आके मुझे एयरपोर्ट पे कॉफ़ी भी पिलाए हैं। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, अच्छी बुरी, बट द फाइट इज़ ऑन and I think this is the month of February, and I think February will go down in the history as the month when students not just suffered but they actually fought back. And जो around कई 100 लोग कल ITO में मौजूद थे, उन्होंने एक मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ DU के छात्र इस आंदोलन को आगे भी लेके जाएंगे। उसके जो अपना गढ़ जिसको बोलता है टेकिंग फ्रॉम विक्रम, उस जगह को हम ऑक्यूपाई करेंगे, हम अपने स्पेस को रिक्लेम करेंगे और एबीवीपी को वहाँ भी झुकाएंगे जिस तरीके से हमने बाकी जगह झुकाया है। उमर और विक्रम का संघर्ष जारी रहेगा, और द वायर हिंदी देखने के लिए आपका धन्यवाद।